हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज आपका ये इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का पहला लेसन स्टार्ट हो रहा है। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इसके जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के बारे में, राइटर के बारे में अगर हम कुछ जाने हैं तो इनके बारे में यहाँ टेक्स्ट में दिया हुआ है बुक में। Khushwant Singh himself is the narrator. He was born in Hadali, Punjab on 2nd February 1915. His parents left him with his grandmother when they went to live in a city. He was a renowned author. He was a great journalist, politician, and lawyer. He began his writings in 1956 when he wrote the novel Train to Pakistan. He left this world for heaven on 20th March 2014. तो यहाँ ये बताया गया कि जो खुशवंत सिंह राइटर हैं इस लेसन के, वो ही इसके नरेटर हैं इस स्टोरी के, ये बता रहे हैं। और उनका जन्म हदाली पंजाब में हुआ था 2 फरवरी 1915 को। उनके माँ बाप ने इनको इनकी दादी यानी इनके पिताजी की माँ के पास छोड़ा हुआ था जब इनके माँ बाप किसी शहर में गए थे सेटल होने के लिए। और ये जो हैं काफ़ी एक मशहूर राइटर, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार और पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ रहे हैं, वकील भी रहे हैं। और इन्होंने अपनी जो लेखन का काम है, लिखने का काम है, वो 1956 में शुरू किया था जब इन्होंने एक नावल लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान। और इनकी 20 मार्च 2014 को डेथ हुई। इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस कहानी में इस जो ये लेसन है इसमें खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स अ ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। यानी कि वो, जैसे पोर्ट्रेट आप जानते होंगे, पोर्ट्रेट होता है जब कोई चित्रकार यानी कि कोई जो पेंटर होता है वो किसी की अपने कलर और अपने स्केचेस और उससे ब्रश से किसी की तस्वीर बनाए, किसी की पिक्चर बनाए इंसान की, वो पोर्ट्रेट कहलाता है। तो इधर पर क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर को पेन पिक्चर। पेन पिक्चर का मतलब है कि लिख के वो उनकी एक तस्वीर जैसी बना के हमारे सामने शो कर रहे हैं। और ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन द विलेज होम व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड। और जब वो एक छोटे बच्चे थे तब वो अपनी दादी माँ के साथ अपने गांव में रहते थे। और वो काफ़ी धार्मिक थी इनकी जो दादी माँ थी। और वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी और जो एक माला होती थी वो जपती रहती थी। और जब वो उनकी जो डेथ हुई तब भी उनकी जो होंठ थे वो प्रेयर में ही हिल रहे थे और उनके हाथ में वो माला जो जपने की होती है वो थी। तो इस लेसन में उन्होंने अपने जो दादी माँ थी उनके साथ उनका रिलेशन और किस तरीके से उनकी कैसी थी, वो क्या आदतें थी उनकी, वो इस कहानी के ज़रिए बताने की कोशिश की है। अब टेक्स्ट पर आते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. ये बता रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ थी वो जैसे सबकी दादी माँ होती हैं, वो एक बूढ़ी महिला थी, वृद्ध महिला थी। और वो हमेशा से, जब से 20 साल से ये इनको जानते हैं, या 20 साल से जब से इन्होंने होश संभाला और 20 साल के ये हो गए, जब से वो उनको उतना ही बूढ़ा और झुर्रियोंदार चेहरे वाला देख रहे हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. और लोग इनको बताते हैं कि वो एक टाइम पर काफ़ी युवा थीं, जवान थीं और सुंदर दिखती थीं और उनके पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये काफ़ी इनको मुश्किल लगता बिलीव करने में। क्यों लगता मुश्किल? क्योंकि ये इनका कहना ये है कि इन्होंने 20 साल से जब से उनको देखा वो ऐसे ही देख रहे हैं, उतनी ही बूढ़ी लगती है इनको और चेहरा उनको झुर्रियों से भरा हुआ है। तो इनको यकीन ही नहीं होता है उनको देख के कि कभी ये जवान भी रही होंगी और इनके कोई पति भी रहे होंगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। इनके जो दादाजी थे उनका पोर्ट्रेट यानी कि किसी चित्रकार के बनाया हुआ, उनका पेंटर द्वारा बनाया गया एक जो फ़ोटो उनकी है जो हाथ से बनाई हुई होती है, वो इनकी टंगी हुई थी इनके दादा की। कहाँ? मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। आपने देखा होगा
पुराने ज़माने के जो अंग्रेज़ों के ज़माने के बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे, उसमें एक किसी दीवार पर आग जलाने का एक जगह हुआ करती थी, और उसमें साथ में एक चिमनी जैसी बनी होती थी। जैसे उसमें लकड़ियाँ जला दो और उसका धुआं तो ऊपर निकल जाएगा चिमनी के थ्रू, और अंदर हॉल में कमरे में गर्माहट बने, सर्दियों में दिक्कत ना हो। जैसे आजकल सर्दियों में हम रूम हीटर वगैरह से काम चलाते हैं, लेकिन पहले के टाइम में जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तो जो बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे उनमें ठंड से बचने के लिए ये आग जलाने का ये एक अरेंजमेंट हुआ करता था। और इसके ऊपर सजावट के लिए, चूँकि वो ड्राइंग रूम के हॉल के अंदर हुआ करता था, तो वहाँ पर उसको शोदार बनाने के लिए, उसको अच्छा लगे वो, उसके लिए उसको डेकोरेट किया जाता था और लकड़ी से सजा के। तो वो मेंटल पीस उसको बोल रहे हैं यहाँ पर। तो उसके ऊपर इनके दादाजी की ये पोर्ट्रेट टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटेड क्लॉथ्स, और उनके पोर्ट्रेट में जो वो पहने हुए थे कपड़े, वो लूज टाइप के कपड़े थे, और उनके सर पर एक पगड़ी बंधी हुई थी। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी जो सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी वो उनके सीने के काफ़ी बड़े हिस्से में दिखाई दे रही थी, फैली हुई, ढका हुआ था उनके सीने का एक बड़ा पार्ट, और वो देखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे कम से कम 100 साल की उनकी उम्र हो, इनके दादाजी की, जो उसमें पोर्ट्रेट में दिखाई दे रहे थे, जो पिक्चर लगी हुई थी। He did not look the sort of person who would have a wife or children. और देखने में वैसे लग ही नहीं रहे थे कि उनकी भी कोई वाइफ हो सकती है या उनके बच्चे हो सकते हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, और उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि इनके तो सिर्फ बहुत सारे नाती पोते ही हो सकते हैं, क्योंकि अब वो पोर्ट्रेट जो उनका था वो तो काफ़ी बुज़ुर्ग होने के बाद का था। लेकिन अब ये हम आप सब लोग बच्चे जानते होंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर बुज़ुर्ग है, बूढ़ा है, तो हमेशा से ही वो बूढ़ा है। लेकिन ये एक उनका कहानी कहने का जो तरीका है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अपीयरेंस, उनके लुक ऐसे थे कि जब ये बच्चे थे तो उनको यकीन ही नहीं होता था कि ये भी कभी जवान रहे होंगे, और इनको तो ये लगता था कि बस ये हमेशा दादा दादी ही हैं और हमेशा से दादा दादी ही रहे होंगे, ये कभी मम्मी पापा किसी के नहीं रहे होंगे, ये उनको लगता था। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। और अपनी दादी के बारे में, एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, यानी कि, और जहाँ तक इनकी दादी का सवाल था, ये कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी दादी का सवाल उनके यंग और प्रिटी यानी कि युवा और खूबसूरत एक महिला होने का है, तो ये द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये जो एक विचार है यही बड़ा क्रांतिकारी टाइप का विचार है। शी ऑफन टोल्ड हस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और जब वो इनको बताती थी अपने पुराने टाइम के बारे में कि किस तरह से वो जब बच्ची थी, छोटे बच्चों के साथ जब वो खेलती थी तो किस तरह के गेम्स खेलती थी, तो वो अपनी किस्से कहानियाँ इनको सुनाती थी, और उनको सुन के इनको बड़ा अजीब सा लगता था। और जैसे कि हम अगर किसी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कोई हमारे सामने बहुत सीनियर उसकी इमेज है, और वो बताया कि वो खेलता था, वो कूदता था, या जैसा बच्चे सब करते हैं, कोई ना कोई इंसान जब भी, चाहे इतना बड़ा हो जाए, चाहे हम कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन कभी ना कभी तो वो बच्चा होता ही है। और जब वो बच्चा होता है तो कुछ ऐसे काम तो करता ही है बच्चों जैसे, खेलना, कुछ खाने की पसंद होना। तो इसी तरह से इनकी दादी जब अपने बचपने के बारे में इनको बताया करती थी, तो इनको उनको देख के यकीन ही नहीं होता था कि ये भी ऐसा कर सकती हैं। तो इनको बड़ा अजीब सा लगता था, और ये उनकी बताई हुई बातों को उसी तरह से लेते थे कि जिस तरह से वो, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। और जिस तरह से वो धार्मिक कहानियाँ या कुछ ऐसी कहानियाँ जो वेद पुराणों की या शास्त्रों की कहानियाँ सुनाया करती थी, तो वो उसी तरह से उनको ले लेते थे। कहानियाँ जो वैसी होती हैं, कोई असली तो होती नहीं है, मतलब एक जैसे
होता है ना कि कोई अगर अपन को अच्छी आदतें सिखाने के लिए कोई कहानियाँ सुनाए, तो हो सकता है कि वो ट्रू स्टोरीज़ ना हो, सच्ची कहानियाँ ना हो, लेकिन अच्छी आदतें हमें सिखाना चाहते हैं हमारे बड़े, इसलिए हमें वो कहानियाँ सुना रहे हैं। तो ये भी उनको इसी तरह की कहानियाँ समझते थे कि ये सच्ची बातें नहीं हैं जो ये सुना रही हैं अपने बारे में, बचपने के बारे में, और जैसे ही और कहानियाँ सुनाती हैं वैसे ही ये भी है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से, जो इनकी दादी थी, जब से ये देखते आ रहे थे तब से वो उनको कम हाइट की, थोड़ी सी मोटी और हल्की सी झुकी हुई उनकी कमर, इस तरह का वो देखते हुए आ रहे थे अपनी दादी को। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका जो चेहरा था उसमें सब क्रॉस में, सीधे में, आड़े में, तिरछे में रिंकल्स ही रिंकल, झुर्रियाँ झुर्रियाँ थीं। जैसे हम बूढ़े लोगों के चेहरों पे, हाथ पैर सब जगह देखते हैं, उनकी स्किन बड़ी सिकुड़ी हुई सी और चेहरों पे बहुत सारी लाइनें ऐसी ऐसी पड़ी होती हैं, तो उस तरह से इनके चेहरे पे भी था। और सारे ही चेहरे पे एक जगह से दूसरी जगह तक झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ उनके चेहरे पे थीं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और हमें कोई इसमें वो नहीं था, डाउट नहीं था, और हम तो ये मानते ही थे कि ये हमेशा से ऐसी हैं जैसे हम इनको जानते हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और वो बूढ़ी थी, और इतनी बूढ़ी थी कि उनको देख के ये लगता था कि अब इससे भी बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता, और ज़्यादा बूढ़ी और उनकी उम्र बढ़ ही नहीं सकती। जितनी वो एजेड हो चुकी थी, जितनी बुज़ुर्ग हो चुकी थी, उससे ज़्यादा और बुज़ुर्ग हो ही नहीं सकती थी। और ऐसा लगता था कि वो 20 साल से, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और एक ही एज पर रुक गई थी जैसे वो 20 साल से। उनको ये लगता था, इनको, खुशवंत सिंह को, अपनी दादी को देख के। क्यों ऐसा लगता था? कि भाई, जैसा वो कह रहे हैं कि उनकी इतनी ज़्यादा एज लगती थी देखने में, कि ऐसा लगता था कि अब इससे भी ज़्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती। और अपनी मेमोरी में वो उनको उतना ही बूढ़ा देखते आ रहे थे 20 साल से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। और इनको लगता था कि वो देखने में तो बहुत सुंदर नहीं हो सकती हैं, लेकिन वैसे वो सुंदर थीं। अब ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, अब प्रिटी और ब्यूटीफुल ये लगभग एक ही वर्ड है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि प्रिटी जो होता है वो हमेशा देखने में जो अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, उसको प्रिटी बोला जाता है, वो भी फीमेल्स के लिए। और ब्यूटीफुल तो हमें जो सुंदर लग सकता है किसी को भी, हो सकता है कि सब लोगों की नज़र में कोई चीज़ ब्यूटीफुल ना हो और हमें वो ब्यूटीफुल लग रही हो, तो हम ब्यूटीफुल उसको कह सकते हैं, जो हमें पसंद आए। प्रिटी वो होगा जो वाकई में काफ़ी, अगर सबकी नज़रों में दिखने में अच्छा हो, उसको प्रिटी बोलेंगे। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। और ये पूरे घर में दिन भर वो अपना लड़खड़ा के, जिस तरह से जब कोई एजेड हो जाता है तो उसकी चाल में थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाती है, चाल लड़खड़ाहट वाली, तो इस तरह से वो लड़खड़ा के चलती रहती थी और सफ़ेद बिल्कुल कपड़े पहनती थी। एक हाथ उनका कमर पर रहता था, जो उनका कमर हल्की सी झुकी हुई थी, क्यूबर टाइप का निकला हुआ था, उसको बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ से वो द अदर हैंड टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो उनके हाथ में माला रहती थी उसको वो जपती रहती थी दूसरे हाथ से। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उनकी जो बालों की लटें थीं, सिल्वर लॉक्स का मतलब जो चांदी जैसी उनकी जो बाल थे, चांदी जैसे चमकने वाले सफ़ेद बाल थे, तो उसकी जो लटें थीं बालों की, वो उनके पीले चेहरे पर बिखरी रहती थी, झुर्रियोंदार चेहरे पर। और उनके जो होंठ थे वो लगातार हिलते रहते थे। प्रार्थना, जो प्रेयर होती है, कुछ ना कुछ प्रेयर वगैरह वो बोलती रहती थी मुंह से, जो कि इनऑडिबल थी, यानी कि जो सुनाई दे के समझ में ना आने वाली थी, लेकिन इतना समझ में आता था कि उनके होंठ हिल रहे हैं और वो कुछ पढ़ रही हैं, प्रेयर वगैरह कर रही हैं। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, और हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी
ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और हाँ, वो सुंदर थीं, और वो एक ऐसा, उनको देख के ये लगता था कि जैसे सर्दियों में बिल्कुल पहाड़ों के चारों तरफ जो एक सीनरी जैसी होती है, शांति वाला एक जो माहौल होता है, उस तरह का उनको देख के लगता था। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कि बिल्कुल एक जो सफ़ेदी की एक जैसे चादर जैसी फैली हुई हो, और शांत, बिल्कुल शांति का माहौल है। और कंटेंटमेंट का मतलब जहाँ पे संतुष्टि पूरा, उनके चेहरे को देख के एक शांत और संतुष्ट जैसा चेहरा दिखाई देता है, उस तरह का फीलिंग इनको आती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी बड़े अच्छे दोस्त थे आपस में। माई पेरेंट लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together। तो इनका क्या था कि ये जो अपनी दादी के साथ रह रहे थे, तो ये चूँकि इनके पेरेंट इनको अपनी दादी के पास छोड़कर दूसरी शहर में सेटल होने के लिए गए थे, और ये लगातार उनके दादी के साथ ही अपने रह रहे थे, तो इससे रहते रहते साथ में एक अफेक्शन भी होता है, और उनके साथ इनका काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, दोस्ती थी। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो इनको सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। तो वो क्या करती थी कि वो सुबह इनको जगाती थी, तैयार करती थी, और वो अपनी एक जो प्रेयर थी वो मोनोटोनस और सिंग सॉन्ग स्टाइल में, जैसे मोनोटोनस का मतलब है कि एक ही सुर में एक ही तरीके से रट लगा के जो बोलते हैं किसी भी प्रेयर को या कविता को, उस तरह से वो बोलती रहती थी। और वो ये उम्मीद करती थी कि जो ये बोल रही हैं प्रेयर, तो ये भी खुशवंत सिंह जो हैं वो भी उन प्रेयर्स को सुने और याद कर लें बाय हार्ट। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। और वो सुनते तो थे जो इनकी दादी जो है प्रेयर बोलती थी, लेकिन वो याद करने के हिसाब से, याद करने की वजह से नहीं सुनते थे, बल्कि उनको अपनी दादी की वॉइस प्रेयर बोलते में पसंद आती थी, इसलिए वो सुनते थे। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट with which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और फिर वो क्या करती थी इनकी दादी कि वो इनकी जो लकड़ी की स्लेट होती थी वो इनको देती थी, जिसके साथ चौक देती थी, और एक छोटा सा इंक पॉट और रेड पेन, यानी जो चीज़ें उस वक्त स्कूल में, गांव के स्कूल में चाहिए पड़ती थी पढ़ने के लिए। जैसे आजकल सब बच्चे अपना बैग लेके आते हैं, उसमें जो जो ज़रूरी पढ़ने की चीज़ें होती हैं रख के, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेके आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनकी दादी इनको तैयार करके देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और एक बंडल जैसा बना के बांध के इनको दिया जाता था, वो दादी इनको दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और एक जो है बासी चपाती, जो रखी हुई चपाती थी होती थी, उसमें कुछ बटर लगा के और मक्खन और शक्कर लगा के ये उसका नाश्ता करके और ये स्कूल चले जाते थे। वो उनके साथ इनको स्कूल छोड़ने चली जाती थी। शी कैरीड सेवरल स्टिल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उनके पास काफ़ी और भी बासी रोटियां होती थीं जो वहाँ रास्ते में गांव के जो कुत्ते हुआ करते थे उनको डाल देती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। और इनकी जो दादी थी, ये बता रहे हैं मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो मंदिर से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर, और जो वहाँ का पुजारी थे वो इनको छोटा बड़ा सिखाते थे और प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट
or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जब तक कि दो आमने सामने जैसे लाइन में बच्चे आमने सामने बैठ के और छोटा बड़ा सीखते थे, जिस तरह से आपको याद होगा कि जैसे छोटे बच्चों को किस तरीके से रटा रटा के सिखाया जाता है, कुछ उसका एक सॉन्ग बना दिया जाता है, एक रिदम बना दी जाती है, जैसे ABCD का सॉन्ग होता है, इसी तरह से छोटे या बड़े को भी एक पर्टिकुलर रिदम में एक गाने की तरीके से बोल बोल के पढ़ाने के लिए जो टीचर्स सिखाते हैं, उस तरीके से ये लोग सीखते थे। और उतनी देर तक इनकी जो दादी हैं वो मंदिर में बैठ के वहाँ के जो शास्त्र वगैरह होते हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, वो पढ़ती रहती थी। When we had both finished, we would walk back together। और जब दोनों लोग फ्री हो जाते थे, यानी स्कूल की इनकी पढ़ाई हो जाती थी और वो भी अपनी धार्मिक जो चीज़ें पढ़ती थीं वो जब पढ़ के फ्री हो जाती थी, फिर ये दोनों लोग वहाँ से लौट आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस टाइम जब लौटते टाइम वो दरवाजे के बाहर उनके वो कुत्ते मिल जाते थे, जो गांव के वैसे कुत्ते होते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता था कि ये उनको रोटियां डालती हैं, तो वो इंतज़ार करते रहते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। और वो रास्ते पर इनके पीछे पीछे आते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि ये चपातियाँ डालती थी, वो उन चपातियों के लिए, रोटियों के लिए आपस में लड़ते हुए इनके पीछे पीछे वहाँ घर तक चले आते थे।